चलिए जानते हैं झारखंड की आज के तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले वीडियो को हाइप लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और आप अपनी राय कमेंट जरूर करें। धनबाद में पुलिस और प्रिंस खान गिरोह के बीच मुठभेड़, एक अपराधी घायल। धनबाद जिले के तेतुलमारी थाना क्षेत्र के राजगंज में आज यानी मंगलवार की सुबह धनबाद पुलिस और कुख्यात प्रिंस खान गिरोह के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक अपराधी भानु मांझी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार धनबाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रिंस खान गिरोह के अपराधी राजगंज में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। इस सूचना के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक पुलिस टीम का गठन किया और टीम को राजगंज भेजा गया। लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, अपराधियों ने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। अपराधियों की ओर से हुई गोलीबारी के जवाब में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ से चली गोली में अपराधी भानु मांझी को गोली लगी और वह घायल हो गया, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत कई वरीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं। पुलिस इस मुठभेड़ के संबंध में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बता दें कि प्रिंस खान गिरोह धनबाद में रंगदारी और आपराधिक घटनाओं को लेकर लगातार सक्रिय रहा है, जिसके खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। ट्यूशन विवाद को लेकर सैलून में तोड़फोड़, महिलाओं से भी दुर्व्यवहार। 2 थानों की पुलिस जांच में जुटी। जमशेदपुर के साकची कालीमाटी रोड पर सोमवार शाम ट्यूशन में बच्चों के मामूली झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते मामला 2 पक्षों के बीच मारपीट में बदल गया, जिसके बाद साकची कालीमाटी रोड रणभूमि बन गया। बच्चों के ट्यूशन विवाद से शुरू हुआ मामला मारपीट, हंगामा और तोड़फोड़ तक जा पहुंचा। जानकारी के अनुसार एक महिला ट्यूशन टीचर के यहां पढ़ने वाले 2 बच्चों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद एक बच्चे ने अपने घर वालों को इसकी जानकारी दी। फिर क्या था, शाम करीब 6 बजे दर्जनों युवक लाठी डंडा और धारदार हथियार लेकर ट्यूशन सेंटर के बाहर पहुंच गए। ट्यूशन की छुट्टी होते ही उन्होंने हमला बोल दिया। अफरा तफरी के बीच स्थानीय लोगों और डीसी लाउंज के मालिक दिलीप ने जब विरोध किया तो उपद्रवियों ने उन पर भी हमला कर दिया। इस हमले में धमा राव और मोंटी अग्रवाल घायल हो गए। मोंटी का आरोप है कि हमलावरों ने उन पर इंजेक्शन से वार तक किया। महिलाओं से दुर्व्यवहार, सड़क पर तांडव। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार झगड़ा रोकने की कोशिश में जुटे लोगों पर हरवे हथियार से हमला किया गया और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। स्थानीय लोगों ने जवाबी कार्रवाई में हमलावरों को खदेड़ा, जिसके दौरान 2 उपद्रवी भी घायल हो गए। सूचना मिलते ही साकची पुलिस मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया। दोनों पक्षों को वार्ता के लिए थाने बुलाया गया, लेकिन वहां भी झगड़ा फिर से भड़क उठा। बिष्टुपुर तक पहुंचा बवाल, डीसी लाउंज सैलून में तोड़फोड़। घटना यहीं खत्म नहीं हुई। जब पुलिस साकची थाने में दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिश कर रही थी, उसी वक्त कुछ हमलावर बिष्टुपुर के रामदास भट्टा स्थित डीसी लाउंज सैलून में जा पहुंचे। 3 बाइक सवार युवक रॉड लेकर अंदर घुसे और ताबड़तोड़ तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुर्सियां, शीशे, उपकरण सब कुछ चकनाचूर कर दिया। मौके पर मौजूद ग्राहकों और कर्मचारियों से भी बदसलूकी की गई। सैलून के मालिक दिलीप ने बताया कि साकची में ट्यूशन विवाद में शामिल एक बच्चा उनके घर के पास पढ़ता है। उसी विवाद की आग ने अब उनके सैलून को राख कर दिया है। घटना के बाद बिष्टुपुर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। फिलहाल साकची और बिष्टुपुर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुंबई से फरार चोर गिरिडीह से गिरफ्तार, शराब दुकान से चुराए थे लाखों रुपए। गिरिडीह जिले के निमियाघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत नगरी गांव से मुंबई पुलिस ने सोमवार को शराब दुकान में चोरी के 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान महेश पंडित और सुभाष कुमार नायक के रूप में हुई है, जो मुंबई के विक्रोली इलाके में हुई चोरी की वारदात के बाद से फरार चल रहे थे। सूत्रों के मुताबिक सुभाष कुमार नायक ने मुंबई के विक्रोली स्थित एक शराब दुकान से अपने साथी महेश पंडित के साथ मिलकर दुकान से लाखों रुपए नकद चुराए और वारदात के बाद दोनों अपने गांव निमियाघाट भाग कर आ गए।
चोरी की इस घटना की शिकायत दुकान मालिक ने विक्रोली थाना मुंबई में दर्ज कराई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मुंबई पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की और दोनों आरोपियों की लोकेशन ट्रेस करते हुए गिरिडीह पुलिस की मदद से नगरी गांव में छापेमारी की। छापेमारी में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। डुमरी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुमित प्रसाद ने बताया कि दोनों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 306 के तहत मामला दर्ज है, जो चोरी जैसे अपराध के लिए लागू होती है। गिरफ्तारी के बाद दोनों को गिरिडीह सदर अस्पताल में चिकित्सीय जांच के लिए ले जाया गया, जहां स्वास्थ्य परीक्षण के बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें वापस मुंबई ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। यह कार्रवाई गिरिडीह पुलिस और मुंबई पुलिस के संयुक्त प्रयास का परिणाम है। चाईबासा में नक्सलियों ने एक बार फिर मोबाइल टावर में लगाई आग की पोस्टरबाजी। सारंडा स्थित छोटा नागरा के बाहादा गांव में लगे मोबाइल टावर को नक्सलियों ने एक बार फिर बीती रात को जलाकर नष्ट कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार हथियारबंद नक्सली बाहादा में पहुंचे और टावर के पास मौजूद कर्मचारियों को धमकाकर भगा दिया। इसके बाद उन्होंने टावर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। कुछ ही देर में पूरा टावर धू धू कर जल उठा, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। दूसरी ओर क्षेत्र में नक्सलियों ने इस दौरान पोस्टरबाजी के साथ साथ नारेबाजी भी की। नक्सली संगठन इस पूरे सप्ताह को प्रतिरोध सप्ताह के रूप में मना रहा है। दरअसल सारंडा में 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा और असीम मंडल, अजय महतो, अनमोल, मोछू, सागेन अंग्रिया, अश्विन, पिंटू, चंदन लोहार, रापा मुंडा समेत कई सक्रिय हैं। इनमें से कई नक्सलियों पर 25 लाख, 15 लाख और 10 लाख रुपए तक के इनाम भी रखे गए हैं। नक्सलियों का 15 अक्टूबर को बंद। बता दें कि नक्सलियों द्वारा 8 से 14 अक्टूबर तक प्रतिरोध सप्ताह और 15 अक्टूबर को झारखंड समेत 5 राज्यों में बंद का आह्वान किया गया है। जामताड़ा से साइबर गैंग का एक सदस्य गिरफ्तार। बंधन बैंक के खाता धारकों से 2.5 करोड़ रुपए की हुई थी ठगी। कोलकाता साइबर क्राइम पुलिस ने मंगलवार देर शाम एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जामताड़ा के नामूपाड़ा मोहल्ले से 2.5 करोड़ रुपए की साइबर ठगी मामले में शामिल एक शातिर अपराधी मुरारी मंडल को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी विधाननगर साइबर क्राइम विंग के इंस्पेक्टर गौतम सरकार के नेतृत्व में जामताड़ा सदर थाना पुलिस की मदद से की गई। कोलकाता पुलिस के मुताबिक मुरारी मंडल और उसके गिरोह ने बंधन बैंक के 5 अधिकारियों की मिली भगत से दर्जनों खाताधारकों से ठगी की साजिश रची थी। आरोप है कि बैंक कर्मचारियों की मदद से खाताधारकों की निजी और वित्तीय जानकारी हासिल कर करीब 2.5 करोड़ रुपए की रकम को 97 अलग अलग बैंक खातों में लेन देन के जरिए घुमाया गया। पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड का नाम समीर बताया जा रहा है, जो फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। वहीं गिरफ्तार मुरारी मंडल को कोलकाता पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर लेकर बुधवार को कोलकाता ले जाया गया है। इंस्पेक्टर गौतम सरकार ने बताया कि यह मामला इस वर्ष 23 जुलाई को कोलकाता स्थित बंधन बैंक के मुख्य शाखा के अधिकारी बसंत बंदानी की शिकायत पर विधाननगर साइबर थाने में दर्ज किया गया था। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि इस ठगी में बैंक के ही कुछ अधिकारी शामिल हैं। जामताड़ा शाखा के मुख्य जोखिम अधिकारी शुभम कुमार समेत झारखंड और पश्चिम बंगाल की विभिन्न शाखाओं के 5 बैंक अधिकारी इस साइबर गिरोह से जुड़े पाए गए। इनके खिलाफ प्रकरण संख्या 8425/25 के तहत मामला दर्ज किया गया। 11 अगस्त को कोलकाता साइबर पुलिस ने शुभम कुमार को जामताड़ा से ट्रांजिट रिमांड पर लिया था। पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे हुए, जिसके बाद साइबर अपराध शाखा ने बंधन बैंक के 5 वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अधिकारियों की भूमिका। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए अधिकारी बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम से ग्राहकों की निजी जानकारी निकालकर साइबर ठगों को बेचते थे। वे ग्राहकों को केवाईसी अधूरी होने, फिक्स्ड डिपॉजिट या बीमा पॉलिसी का लालच देकर कॉल या व्हाट्सएप संदेश भेजते थे और उनसे गोपनीय बैंकिंग जानकारी हासिल करते थे। पुलिस जांच में सामने आया कि ग्राहकों की डिटेल्स के बदले इन अधिकारियों को भारी कमीशन दिया जाता था। बैंक के अधिकारियों की जिम्मेदारियां और दुरुपयोग। बंधन बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी का काम बैंक को वित्तीय, परिचालन और नियामक जोखिमों से बचाना होता है।
वे बैंक की सुरक्षा नीतियों की निगरानी करते हैं। वहीं सेल्स मैनेजर की जिम्मेदारी बिक्री बढ़ाने, ग्राहक संबंध बनाने और बैंक के राजस्व लक्ष्य हासिल करने की होती है। लेकिन इन पदों पर बैठे कुछ अफसरों ने अपनी जिम्मेदारी का दुरुपयोग करते हुए ग्राहकों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। कोलकाता साइबर क्राइम विभाग अब इस ठगी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गया है। पुलिस ने कहा है कि आगे की जांच में और बड़े नेटवर्क के उजागर होने की संभावना है। बीमा के लालच में पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या, फिर रचा सड़क हादसे का नाटक। पुलिस ने किया खुलासा। हजारीबाग जिले के पदमा थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर आई है, जहां बीमा की मोटी रकम के लालच में एक पति ने अपनी ही नवविवाहिता पत्नी की हत्या कर दी। लालच इस कदर अंधा हो गया कि उसने उस लड़की की जान ले ली, जिसके साथ उसने 7 फेरे लेकर जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाई थीं। मामला पदमा ओपी क्षेत्र के दोनई कला गांव का है। 9 अक्टूबर की रात सेवंती कुमारी की मौत को शुरू में एक सड़क हादसा बताया गया, मगर पुलिस की गहराई से की गई जांच ने इस कथित हादसे का काला सच सामने ला दिया। हर सबूत ने इस बात की तस्दीक की कि यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश थी। मृतका के पिता महावीर मेहता ने थाने में दिए आवेदन में बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि दामाद मुकेश मेहता ने मात्र 3 महीने पहले अपनी पत्नी के नाम से 15 लाख रुपए की LIC बीमा पॉलिसी ली थी और उसी रकम को हड़पने की नीयत से उसने अपनी पत्नी का गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने कहानी रची कि सेवंती की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई। बरही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार विमल ने बताया कि जांच में आरोपी के शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं मिले। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि आरोपी अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुआ। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो मुकेश मेहता ने आखिरकार अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, लेकिन इस वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। महज पैसों के लिए अपनी जीवन संगिनी की जान लेना लालच और बेवफाई की ऐसी मिसाल है जो समाज को सोचने पर मजबूर करती है कि अगर इंसान का विवेक मर जाए तो वह रिश्तों का कसाई बन जाता है। रांची RPF ने 13 नाबालिग बच्चों को मानव तस्करी से बचाया, तस्कर हुए फरार। रांची रेल मंडल में मंडल सुरक्षा आयुक्त पवन कुमार के निर्देश पर रेलवे सुरक्षा बल ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए एक बड़ी मानव तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया है। RPF ने बीते सोमवार की देर शाम एक संयुक्त कार्रवाई में तस्करी कर गोवा ले जाए जा रहे कुल 13 नाबालिग बच्चों को सुरक्षित बचा लिया है। RPF रांची को गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रेन संख्या 17,322 वास्को डिगामा एक्सप्रेस से नाबालिग बच्चों को काम के बहाने गोवा ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही RPF पोस्ट रांची, सरकारी रेलवे पुलिस रांची, मूरी थाना पुलिस और एक गैर सरकारी संगठन की संयुक्त टीम का गठन किया गया। इसके बाद ट्रेन के मूरी स्टेशन से निकलने के बाद टीम ने चलती ट्रेन में सघन जांच की और रांची पहुंचने से पहले कई नाबालिग बच्चों की पहचान कर ली। रांची स्टेशन पर रात लगभग 9 बजे ट्रेन के पहुंचते ही टीम ने सभी जनरल कोच में गहन तलाशी अभियान चलाया, जिसमें कुल 13 नाबालिग बच्चों को सुरक्षित बरामद किया गया। हालांकि कोई भी तस्कर पकड़ में नहीं आ सका। सभी बच्चों को सरकारी रेलवे पुलिस थाना रांची लाया गया। पूछताछ में पता चला कि वे जसीडीह स्टेशन से ट्रेन में सवार हुए थे और उन्हें गोवा काम के बहाने ले जाया जा रहा था। बच्चों के आधार कार्ड से पुष्टि हुई कि सभी बच्चे नाबालिग हैं। जरिया में रोपवे का लोहा चोरी करने के दौरान हादसा, गिरने से एक की मौत, 2 गंभीर घायल। धनबाद जिले के जरिया स्थित सुदामढ़ी थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार 3 युवक सेल के परित्यक्त रोपवे से लोहा चोरी करने के इरादे से ऊंचाई पर चढ़े थे। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से एक युवक नीचे गिर गया और बिजली के तार की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 अन्य युवक भी नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी युवक बनियाहीर इलाके के निवासी बताए जा रहे हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही मंगलवार सुबह सुदामढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी।
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों से परित्यक्त खदानों और रोपवे से लोहा चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोगों ने पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए इलाके में नियमित गश्त बढ़ाने की मांग की है। साहिबगंज में ग्रामीणों ने पेश की मिसाल। चंदा और श्रमदान से बनाई 2 किलोमीटर लंबी सड़क झारखंड के साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड अंतर्गत बड़ा रक्सो पंचायत के डिगरा पहाड़ गांव के ग्रामीणों ने आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। जब वर्षों की शिकायतों के बावजूद सड़क निर्माण नहीं हुआ, तो ग्रामीणों ने खुद ही कमान संभाल ली। सरकार और प्रशासन की उदासीनता से निराश ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर और श्रमदान के जरिए जामकुंदर आरईओ रोड से डिगरा रामाटोला तक करीब 2 किलोमीटर लंबी कच्ची सड़क बना डाली। पिछले 1 सप्ताह से सैकड़ों ग्रामीण, महिलाएं और बच्चे कुदाल गैंता लेकर इस कार्य में जुटे रहे। पहले यह रास्ता मात्र एक पगडंडी था, जिसमें बड़े बड़े गड्ढे और कीचड़ भरे रहते थे। बरसात के मौसम में जल जमाव के कारण आवागमन बेहद कठिन हो जाता था। ग्रामीणों ने पहाड़ से पत्थर और मिट्टी लाकर गड्ढों को भरा और सड़क को चलने लायक बना दिया। वार्ड सदस्य रॉबिन पहाड़िया, रामा पहाड़िया, राजेश पहाड़िया, मोकरी पहाड़िन, सुरजी पहाड़िन, मैसी पहाड़िन, बुदनी पहाड़िन और गंगू पहाड़िया ने बताया कि जब बार बार आवेदन देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उन्होंने स्वयं सड़क बनाने की ठानी। ग्रामीणों ने अब सरकार और प्रशासन से मांग की है कि इस मार्ग को शीघ्र ही पक्की सड़क में तब्दील किया जाए, ताकि उनके श्रमदान से बनी यह राह स्थायी समाधान बन सके। हजारीबाग में पलटा पाम ऑयल से लदा टैंकर रिफाइंड तेल समझकर ग्रामीणों ने लूटा। स्वास्थ्य के लिए खतरा बना लालच का यह खेल हजारीबाग जिले के गोरहर थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक बड़ा हादसा हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर कोलकाता हल्दिया से हाजीपुर, पटना की ओर जा रहा पाम ऑयल क्रूड पाल्म ऑयल से लदा भारी टैंकर नंबर NL01AB 56 अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद जो नजारा सामने आया, उसने सभी को हैरान कर दिया। स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचते ही यह सोच बैठे कि यह खाने वाला रिफाइंड तेल है। देखते ही देखते सैकड़ों लोग बाल्टी, ड्रम, बोतल और यहां तक कि अपने कपड़ों में भी तेल भरने लगे। कुछ ग्रामीण तो मोटरसाइकिल पर ड्रम बांधकर तेल ले जाते दिखाई दिए। टैंकर चालक अमरेंद्र सिंह के मुताबिक रात लगभग 2 बजे गाड़ी का टाई रॉड कट जाने से स्टीयरिंग लॉक हो गया और वाहन पलट गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टैंकर में दरार आ गई और उसमें भरा कच्चा पाम ऑयल सड़क पर फैल गया। चालक ने लोगों को समझाने की कोशिश की कि यह खाने योग्य तेल नहीं है, लेकिन भीड़ नहीं मानी। दरअसल यह कच्चा पाम ऑयल औद्योगिक उपयोग के लिए भेजा जा रहा था, जिसे रिफाइनरी में प्रोसेस करने के बाद ही रिफाइंड ऑयल बनाया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस तेल में मौजूद रासायनिक तत्व और भारी धातुएं पेट, लीवर और त्वचा संबंधी गंभीर बीमारियां पैदा कर सकती हैं। घटनास्थल पर पहुंची गोरहर थाना पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। सड़क पर फैल चुके तेल के कारण फिसलन बढ़ गई और NH2 पर लंबा जाम लग गया। रात भर चले हंगामे के बाद फायर ब्रिगेड और NHI टीम को बुलाकर सड़क की सफाई शुरू की गई। बावजूद इसके कई ग्रामीण ड्रमों में भरकर तेल अपने घर ले गए हैं। यह हादसा एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करता है कि अज्ञानता और लालच जब मिल जाते हैं तो जानलेवा स्थिति पैदा कर देते हैं। पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे घर ले गए तेल का इस्तेमाल बिल्कुल न करें, क्योंकि यह इंसानी स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। बड़ी खबर, शराब घोटाला मामले में ACB का एक और एक्शन। 7 लोगों को किया गिरफ्तार। झारखंड के चर्चित शराब घोटाला मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में महेश सीडगे, जगन देसाई, कमल देसाई, शीतल देसाई और बिपिन परमार समेत अन्य शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपी विजन और मार्शल कंपनी के अधिकारी हैं। यह गिरफ्तारी मुंबई और गुजरात से हुई है। यह दोनों वही कंपनियां हैं जिन्हें बैंक गारंटी के दौरान फर्जी बताया गया था और जिनकी वजह से मामला सुर्खियों में आया।
इससे पहले भी इस मामले में कई बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन समय पर चार्जशीट दाखिल न होने के कारण सभी आरोपियों को लाभ मिला और उन्हें जमानत मिल गई थी। इनमें शामिल थे राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे छत्तीसगढ़ के, बड़े कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया झारखंड के, आईएएस अधिकारी अमित प्रकाश प्रिज्म होलोग्राफी के डायरेक्टर विधु गुप्ता। बता दें कि एसीबी ने शराब घोटाला मामले में कांड संख्या 9/2025 दर्ज किया है और अब इस केस में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर, शराब घोटाला मामले में एसीबी का एक और एक्शन, 7 लोगों को किया गिरफ्तार। शराब बिक्री पर सख्ती, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से हर बोतल पर होगी नजर, दुकानों में सीसीटीवी भी होंगे अनिवार्य। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सोमवार को विभाग के सचिव और आयुक्त के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य में 1 सितंबर से लागू हुई नई उत्पाद नीति की समीक्षा की गई। मंत्री ने बताया कि इस नीति के चलते इस वर्ष सितंबर महीने में शराब बिक्री से 48% ज्यादा राजस्व आया है, जो पिछले साल की तुलना में काफी बेहतर है। बैठक में फैसला हुआ कि अब शराब की हर बोतल पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इसके लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को सख्ती से लागू किया जाएगा। यह तकनीक शराब की बोतल को उसके उत्पादन से लेकर बिक्री तक ट्रैक करने की सुविधा देती है। इससे जहरीली, नकली या अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगेगी और लोगों की जान की रक्षा के साथ सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा। इस प्रणाली को और बेहतर ढंग से समझने के लिए विभागीय अधिकारियों की एक टीम दीपावली के बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बंगाल जैसे राज्यों का दौरा करेगी। इसके अलावा मंत्री ने बताया कि अब राज्य की सभी खुदरा शराब दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया जा रहा है। इन कैमरों में रिकॉर्डिंग की व्यवस्था होगी, जिससे ग्राहक और दुकानदार के बीच किसी विवाद की स्थिति में सबूत के आधार पर कार्रवाई की जा सकेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित होगा कि दुकानदार शराब को अधिक कीमत पर न बेचें। मंत्री ने आम जनता से अपील की है कि शराब खरीदते समय बिल जरूर लें। इससे यह जांचा जा सकेगा कि दुकानदार ने एमआरपी से अधिक पैसे तो नहीं लिए हैं। पलामू, जमीन विवाद को लेकर झामुमो नेता मुन्ना सिन्हा की हत्या, गांव में पसरा मातम। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के डंडार गांव में मंगलवार को जमीन विवाद के कारण 2 पक्षों के बीच झगड़ा हुआ। इस झगड़े में झामुमो पांकी प्रखंड अध्यक्ष मुन्ना सिन्हा की मृत्यु हो गई। मृतक की मां चिंतामणि देवी के अनुसार सुबह मुन्ना सिन्हा अपने खेत जोतने गए थे। इसी दौरान उनका झगड़ा अरुण ठाकुर और डोमन ठाकुर से हुआ। झगड़े के बीच अरुण ठाकुर ने मुन्ना सिन्हा के सिर पर टांगी से हमला किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों और परिजनों ने घायल मुन्ना सिन्हा को मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर अस्पताल पुलिस चौकी के एएसआई सुशीला टीयू, नीरज सिंह और पुलिस जवान विकास कुमार व महेंद्र कुमार अस्पताल पहुंचे और परिजनों से पूछताछ करके मामले की जांच शुरू कर दी। घटना के बाद गांव में उदासी छाई हुई है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हाईकोर्ट में निकाय चुनाव पर सुनवाई, मुख्य सचिव समेत 3 अधिकारी रहे मौजूद। निकाय चुनाव को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। यह याचिका निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो की ओर से दायर की गई थी। उनकी तरफ से अधिवक्ता विनोद सिंह ने कोर्ट में पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एक सीलबंद रिपोर्ट, सील्ड कवर रिपोर्ट, कोर्ट में पेश की गई, लेकिन कोर्ट ने उसे बिना खोले ही यह कहते हुए लौटा दिया कि अगली सुनवाई में रिपोर्ट दोबारा पेश की जाए। सरकार की तरफ से बताया गया कि राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और नगर विकास सचिव पहले से तय कैबिनेट बैठक में भाग लेने जा रहे हैं, इसलिए वे कोर्ट में मौजूद नहीं हो सके। महाधिवक्ता के आग्रह पर कोर्ट ने उन्हें कैबिनेट बैठक में शामिल होने की अनुमति दे दी। अब ये सभी अधिकारी 10 नवंबर को कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए कम से कम 3 महीने का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने इसे मंजूरी नहीं दी। कोर्ट ने कहा कि चुनाव कराने की न्यूनतम समय सीमा तय की जाए ताकि ज्यादा देर न हो।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। यह सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में हो रही है। गढ़वा में 100 फीट ऊंचा ईंट भट्ठा गिरा, एक मजदूर की मौत, 4 घायल। गढ़वा जिले के मैराल थाना क्षेत्र अंतर्गत कमरमा गांव में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। निर्माणाधीन ईंट भट्ठा के गिर जाने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब 5 मजदूर लगभग 60 फीट की ऊंचाई पर खड़े होकर भट्ठे का प्लास्टर कर रहे थे। भट्ठे का निर्माण करीब 100 फीट ऊंचा हो चुका था। अचानक ऊपरी हिस्सा गिर पड़ा, जिससे सभी मजदूर मलबे में दब गए। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के संभल जिले के मौपुर बाबई गांव निवासी राम कुमार सिंह 35 वर्ष, पिता पप्पू सिंह के रूप में हुई है। घायलों में उसी गांव के मनवीर 22 वर्ष, पुत्र चंद्रसेन सिंह चमन 22 वर्ष, पुत्र मोहम्मद शमशाद, संग्राम सिंह 35 वर्ष, पुत्र जालिम सिंह और पुष्पेंद्र कुमार 32 वर्ष, पुत्र रामचरण शामिल हैं। हादसे के बाद मौके पर मौजूद अन्य मजदूरों ने सभी घायलों को बाहर निकाला और तत्काल गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार कमरमा गांव में गुड्डू सिंह के नाम से एक चिमनी ईंट भट्ठा का निर्माण कार्य चल रहा था। मजदूरों के अनुसार वे सभी उत्तर प्रदेश के ही कासिम नामक व्यक्ति के कहने पर यहां काम करने आए थे और पिछले 1 महीने से भट्ठे के निर्माण में जुटे हुए थे। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। सारंडा को सेंचुरी बनाए जाने के विरोध में चाईबासा में आदिवासियों की विशाल रैली। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में मंगलवार को हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे। सामाजिक संगठनों के बैनर तले उन्होंने सारंडा को वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किए जाने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए एक बड़ी जन आक्रोश रैली निकाली। रैली चाईबासा के गांधी मैदान से शुरू होकर उपायुक्त कार्यालय पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इसके बाद प्रदर्शनकारी टाटा कॉलेज मोड़ स्थित गीतलिपि चौक पर पहुंचकर सड़क जाम कर विरोध दर्ज कराने लगे। इस रैली का नेतृत्व आदिवासी मुंडा समाज विकास समिति के केंद्रीय अध्यक्ष बुद्धराम लागुरी ने किया। उन्होंने कहा कि सारंडा केवल जंगल नहीं बल्कि आदिवासी समाज की जीवन रेखा है। इसे किसी भी कीमत पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बनने देंगे। लागुरी ने बताया कि सारंडा वन क्षेत्र में करीब 50 राजस्व ग्राम और 10 वनग्राम बसे हैं, जहां लगभग 75,000 लोग रहते हैं। इन लोगों का जंगल से सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से गहरा रिश्ता है। यहां के पवित्र स्थल जैसे सरना, देशावली, ससंदिरी और मसना आदिवासी पहचान और संस्कृति का प्रतीक है। इसके अलावा जंगल से मिलने वाले लघु वनोपज, जड़ी बूटियां और खनन कार्य स्थानीय लोगों की आजीविका के प्रमुख साधन हैं। यदि सरकार सारंडा को अभयारण्य घोषित करती है तो यहां के लोगों की रोजगार, धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान को खतरा होगा। प्रदर्शनकारी संगठनों ने सरकार के इस प्रस्ताव को संविधान की 5वीं अनुसूची के खिलाफ बताया, जो आदिवासी क्षेत्रों के अधिकारों और संरक्षण की गारंटी देती है। उन्होंने राज्यपाल से मांग की कि इस फैसले को तुरंत रोका जाए, नहीं तो वे राज्यव्यापी आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस रैली में कोल्हान रक्षा संघ, आदिवासी मुंडा समाज विकास समिति समेत कई संगठनों के सदस्य पारंपरिक वेशभूषा और हथियारों के साथ शामिल हुए। पूरा चाईबासा शहर सारंडा हमारा है, इसे नहीं बनने देंगे सेंचुरी जैसे नारों से गूंज उठा। रांची पुलिस में बड़ा फेरबदल, 1 दर्जन से अधिक थाना प्रभारी बदले गए। रांची पुलिस विभाग में मंगलवार को एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कई थाना प्रभारियों और पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया है। इस फेरबदल में 1 दर्जन से अधिक थाना प्रभारियों को हटाकर उनकी जगह नए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, जबकि करीब 28 सब इंस्पेक्टरों का थाना बदला गया है। इस बदलाव को पुलिस विभाग में कार्यक्षमता बढ़ाने और प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है। नए थाना प्रभारी बनाए गए अधिकारी: सतीश कुमार 1 पिठोरिया थाना प्रभारी, सिद्धांत तुपुदाना थाना प्रभारी,
अजय कुमार दास बीआईटी मेसरा ओपी प्रभारी, टिंकू रजक चान्हो थाना प्रभारी, मनोज करमाली मांडर थाना प्रभारी, मनीष कुमार खरसीदाग ओपी प्रभारी, नवीन शर्मा बुढ़मू थाना प्रभारी, गोविंद कुमार लापुंग थाना प्रभारी, सुजीत कुमार उरांव बेड्ढो थाना प्रभारी, सत्यप्रकाश उपाध्याय दलादली टीओपी प्रभारी, शुभम कुमार ठाकुरगांव थाना प्रभारी, सुनील कुमार गौड़ खादगरहा टीओपी प्रभारी, रंजीत कुमार पंडरा यातायात थाना प्रभारी, गौतम कुमार रजवार अनगद्धा थाना प्रभारी, दुलाल कुमार महतो मोराबादी टीओपी प्रभारी, फैज रब्बानी पंडरा ओपी प्रभारी, राहुल कुमार मेहता मुरी ओपी प्रभारी। जिन अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ, अभय कुमार भेजे गए सदर थाना, संजीव कुमार बरियातू थाना, गगन कुमार ठाकुर प्रभारी अभियोजन कोषांग, चंदन कुमार गुप्ता अरगोड़ा थाना, राहुल सुखदेव नगर थाना, भावेश कुमार चुटिया थाना, रितेश कुमार महतो डोरंडा थाना, अभिषेक कुमार दो लोअर बाजार थाना, देव प्रताप धन हिंदपीढ़ी थाना, हीरालाल शाह धुरवा थाना। बोकारो में अमानवीय कारनामा, भूख प्यास से जूझते मां बेटे को पुलिस ने छुड़ाया, प्रॉपर्टी के लिए 15 महीने तक रखा बंद। प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला बोकारो से सामने आया है। यहां सेक्टर 6D स्थित आवास संख्या 2517 में चास के वनशीड़ी निवासी मां बेटे को 15 महीनों तक कैद में रखे जाने का खुलासा हुआ है। सोमवार को सूचना मिलने पर सेक्टर 6 थाना प्रभारी संगीता अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची और ताला तोड़कर दोनों को मुक्त कराया। पीड़ित बेटे संतोष सिंह ने बताया कि सेक्टर 3 निवासी अशोक सिंह ने किसी केस में मदद के नाम पर उन्हें पैसे दिए थे। बाद में उन्हीं पैसों की वसूली और प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मां बेटे को बंधक बना लिया। थाना प्रभारी संगीता के मुताबिक दोनों की हालत बेहद खराब थी। उन्हें भोजन और दवा के लिए भी मोहताज होना पड़ा। घर से बाहर निकलने पर रोक थी, इसलिए संतोष रस्सी से झोला नीचे लटकाकर गुजरने वालों से खाने पीने का सामान मंगाते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी अशोक सिंह खुद को कांग्रेस नेता बताता है। पीड़ित संतोष ने बताया कि अशोक सिंह ने पहले उसकी मां से अधिवक्ता नीतीश टंडन के जरिए मुलाकात कराई थी और केस में आर्थिक मदद का भरोसा दिया था। बाद में उसने चास स्थित प्रॉपर्टी पर पावर ऑफ अटॉर्नी भी अपने नाम करा लिया और 23 जुलाई 2024 से दोनों को क्वार्टर में बंद कर दिया। सेक्टर 3 निवासी अशोक सिंह को चीराचास थाना पुलिस ने 12 अक्टूबर को एक अन्य मामले में छेड़खानी और अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस संबंध में चीराचास थाना में कांड संख्या 101/2025 दर्ज है। अब सेक्टर 6 थाना पुलिस मां बेटे के बयान के आधार पर नई प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी में है। लातेहार में जंगली हाथियों का कहर, बुजुर्ग को मारा, 5 एकड़ में लगी फसल भी रौंदा, घर भी तोड़ डाला। लातेहार जिले के बारियातू थाना क्षेत्र के डाढ़ा पंचायत अंतर्गत कटैटोला गांव में सोमवार रात जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर तबाही मचाई। इस हमले में गांव के एक बुजुर्ग की जान चली गई, जबकि कई लोगों की फसल और घर को गंभीर नुकसान पहुंचा है। घटना रात करीब 12 बजे की है, जब 10 से अधिक हाथियों का झुंड गांव में घुस आया। हाथियों की आहट से जानवर घबराकर बंधन तोड़कर भागने लगे। 61 वर्षीय मधवा उरांव जानवरों को ढूंढने निकले और टॉर्च की रोशनी में उन्हें खोजने लगे, लेकिन इसी दौरान हाथियों ने उन पर हमला कर दिया। हाथियों ने उन्हें पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया। फसल और मकान को नुकसान। हाथियों ने गांव में मधवा उरांव के बेटों महेंद्र और उपेंद्र उरांव की करीब 5 एकड़ में लगी धान और मक्का की फसल पूरी तरह बर्बाद कर दी। इसके अलावा साधना उरांव का मकान भी हाथियों ने तोड़ दिया, जिससे परिवार को लगभग 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने पारंपरिक तरीकों जैसे ढोल बजाकर और मशाल जलाकर हाथियों को गांव से बाहर खदेड़ने का प्रयास किया। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रेंजर नंद कुमार महतो ने बताया कि मृतक के परिजनों को तत्काल 40,000 रुपए की सहायता राशि दी गई है। इसके अलावा सरकारी प्रावधानों के तहत 3,60,000 रुपए का मुआवजा भी जल्द दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि हाथियों को खदेड़ने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है,
लेकिन वे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, जिससे स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। ग्रामीणों को टॉर्च और अन्य जरूरी सामान भी वन विभाग की ओर से वितरित किया जा रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। गांव में अब भी दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं वन विभाग और पुलिस मिलकर लगातार इलाके में पेट्रोलिंग कर रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। पलामू में झामुमो प्रखंड अध्यक्ष की हत्या, कुल्हाड़ी से गर्दन और सिर पर हमला। पलामू जिले के पांकी प्रखंड में मंगलवार को झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष मुन्ना सिन्हा की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि घटना जमीन विवाद को लेकर हुई। हत्या का आरोप गांव के ही अरुण ठाकुर और उसकी पत्नी पर लगा है। बताया जा रहा है कि मुन्ना सिन्हा खेत की जुताई कराने के लिए ड्राइवर के साथ ट्रैक्टर लेकर गए थे। खेत में उन्हें देखकर अरुण ठाकुर वहां पहुंचा और उनसे बातचीत करने लगा। बातचीत के दौरान अरुण की पत्नी ने उसे कुल्हाड़ी पकड़ाई, जिसके बाद अरुण ने मुन्ना सिन्हा पर गर्दन और सिर पर हमला कर दिया। ट्रैक्टर ड्राइवर ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया। उन्हें तुरंत पांकी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए एमएमसीएच रेफर कर दिया। एमएमसीएच पहुंचने से पहले ही मुन्ना सिन्हा ने दम तोड़ दिया। मृतक की मां चिंतामणि देवी ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि अरुण ठाकुर के साथ जमीन का विवाद था, लेकिन उनका मानना था कि यह सुलझ गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद अरुण ने खेत में जाने पर उनके बेटे की हत्या कर दी। मुन्ना सिन्हा अपने घर के इकलौते बेटे थे और उनकी 2 छोटी बेटियां हैं। कई युवक युवतियां धराए, पुलिस ने किया सील। बगोदर सरिया मुख्य मार्ग स्थित चर्चित होटल कलश धाम में मंगलवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गतिविधियों का भंडाफोड़ किया। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी में पुलिस ने मौके से कई युवक युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से होटल को सील कर दिया है और संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार होटल कलश धाम लंबे समय से विवादों में घिरा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां आसानी से कमरा उपलब्ध कराए जाने के कारण अनैतिक गतिविधियां संचालित हो रही थीं। सूत्रों के मुताबिक होटल परिसर में शराब सेवन के लिए विशेष केबिन भी बनाए गए थे। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह होटल एक स्कूल और बीएड कॉलेज से महज 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। शैक्षणिक संस्थानों के इतने करीब इस तरह की गतिविधियां होना प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। छापेमारी दल का नेतृत्व कर रहे बगोदर सरिया एसडीपीओ धनंजय राम ने बताया कि पकड़े गए युवक युवतियों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही यह जांच भी की जा रही है कि इतने लंबे समय तक यह गतिविधियां कैसे चलती रहीं और स्थानीय पुलिस की ओर से निगरानी में चूक क्यों हुई। इस दौरान एसडीएम संतोष कुमार गुप्ता भी मौके पर मौजूद थे। दीपावली और छठ पर्व से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ डीएच। एक गिरफ्तार। आगामी दीपावली और छठ जैसे प्रमुख त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में गिरिडीह जिले के बिरनी थाना क्षेत्र के कट्टरिया टांड में गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर अवैध विदेशी शराब बनाने वाली एक फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। छापामारी के दौरान पुलिस ने मौके से विभिन्न प्रकार के अवैध विदेशी शराब बनाने के उपकरण और सामग्री बरामद की है। इनमें स्पिरिट, लेबल, ढक्कन, होलोग्राम समेत तैयार शराब की कई बोतलें शामिल हैं। मौके से अभियुक्त पवन पासवान को गिरफ्तार किया गया है, जिसके विरुद्ध आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि छापामारी के दौरान कुल 116 बोतल अवैध विदेशी शराब, 120 लीटर स्पिरिट, 2000 पीस लेबल, 5000 पीस ढक्कन, 1000 पीस होलोग्राम और 3 लीटर कैरामल बरामद किया गया है। यह कार्रवाई अवर निरीक्षक उत्पाद रवि रंजन के नेतृत्व में की गई। छापामारी दल में गृह रक्षक जवान और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए ऐसे अवैध कारोबारों के खिलाफ सघन अभियान आगे भी जारी रहेगा। सीयूजे के अंग्रेजी विभाग पहुंचे बोस इंस्टीट्यूट के पूर्व वैज्ञानिक प्रो मुखर्जी
औपनिवेशिक इतिहास पर की चर्चा सीयूजे के अंग्रेजी अध्ययन विभाग में एक बौद्धिक रूप से उत्साहवर्धक संवादात्मक सत्र के लिए बोस इंस्टीट्यूट, कोलकाता के सेवानिवृत्त वैज्ञानिक प्रोफेसर बारिद बरण मुखर्जी का स्वागत किया गया। प्रो मुखर्जी का भाषा संकाय की डीन प्रो श्रेया भट्टाचार्य ने गर्मजोशी से स्वागत किया। यह सत्र विभिन्न विषयों के बीच एक जीवंत संवाद के रूप में सामने आया, जहां विद्यार्थियों, विद्वानों और प्राध्यापकों ने औपनिवेशिक इतिहास लेखन से लेकर वैज्ञानिक जांच तक के विषयों पर प्रो मुखर्जी के साथ बातचीत की। प्रो मुखर्जी विविध विषयों के ज्ञाता हैं, जिनकी विद्वत्तापूर्ण गतिविधियां विज्ञान, साहित्य और इतिहास तक फैली हुई है। उनके शानदार करियर में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में कई वैज्ञानिक प्रकाशन शामिल हैं। ऐतिहासिक अन्वेषण के प्रति उनके जुनून ने उन्हें 2 प्रशंसित पुस्तकों के लेखक भी बनाया है। उनकी पुस्तकें हैं ए कॉन्साइज हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश प्रेजेंस इन इंडिया, एस्टैब्लिशिंग एंड विथड्राइंग एन एम्पायर 1954 से रामपुर, लेट मीडिएवल एंड कॉलोनियल पीरियड 2021। उन्होंने विद्यार्थियों को आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया तथा उनसे पाठों को गहराई से पढ़ने और अपनी विश्लेषणात्मक व्याख्याएं विकसित करने का आग्रह किया। संकाय सदस्यों को दी गई उनकी सलाह भी उतनी ही प्रभावशाली थी, जिसमें पाठ्य सामग्री के माध्यम से स्वतंत्र विचार को बढ़ावा दिया गया। प्रो मुखर्जी ने श्रोताओं को पूर्व औपनिवेशिक और औपनिवेशिक भारत के जीवंत आख्यानों से रूबरू कराया, जिसमें औपनिवेशिक बंगाल और भारत के केवल 2 डच उपनिवेशों में से एक सेरामपुर के अनूठे इतिहास पर विशेष जोर दिया गया। उनके उपाख्यानों ने, जो उनके शैक्षणिक और व्यक्तिगत अनुभवों से लिए गए थे, सत्र में गर्मजोशी और गहराई ला दी तथा आजीवन सीखने के लिए प्रतिबद्ध एक ट्रैकर और विश्व भ्रमण करने वाले के रूप में उनकी पहचान को प्रतिबिंबित किया। इस कार्यक्रम में कई प्रोफेसर भी उपस्थित थे। सत्र का समापन डॉ रंजीत कुमार द्वारा दिए गए धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया। झारखंड में पहली बार धरती आबा जनजातीय फिल्म फेस्टिवल का भव्य उद्घाटन, 15 राज्यों की 70 फिल्मों की प्रस्तुति। झारखंड में पहली बार आयोजित धरती आबा जनजातीय फिल्म महोत्सव 2025 का मंगलवार को डॉबंदर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण अनुसंधान संस्थान में उद्घाटन किया गया। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने इस अवसर पर कहा कि यह महोत्सव सिर्फ फिल्मों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि आदिवासी जीवन, उनकी संस्कृति, परंपरा और संघर्षों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का एक अनूठा प्रयास है। मंत्री ने कहा, जब भी किसी जनजातीय समुदाय या जीवन पर फिल्म बनाई जाती है तो उसका कथानक और दृश्य यथार्थ पर आधारित होना चाहिए। कला और सिनेमा का दायित्व समाज की सच्चाई को उजागर करना है, ताकि नई पीढ़ियां अपनी जड़ों और अस्मिता को समझ सकें। इस पहल से आदिवासी कलाकारों और युवाओं को अपनी कहानियों को साझा करने का सशक्त मंच मिलेगा। फेस्टिवल में झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सहित 15 राज्यों की 70 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। इनमें पलाश, हैंडे सोना एंड ब्लैक गोल्ड, फूलो, कुसुम, नाची से बांची जैसी चर्चित फिल्में और कई वर्ल्ड प्रीमियर तथा नेशनल प्रीमियर शामिल हैं। इस अवसर पर विभाग के सचिव कृपानंद झा, रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान के निदेशक कर्मा जिम्पा भुट्टिया, विशेष सचिव नेल्सन बागे, कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। महोत्सव 14 से 16 अक्टूबर तक चलेगा और इसमें आदिवासी दर्शन, उनकी संघर्ष गाथाएं और सांस्कृतिक धरोहर को करीब से अनुभव करने का अवसर मिलेगा। यह पहल आदिवासी अस्मिता, संस्कृति और सृजनशीलता को संरक्षित करने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गुमला में 9 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक चलेगा तंबाकू मुक्त समाज बनाने का 60 दिवसीय अभियान। नशा मुक्त युवा स्वस्थ समाज के संदेश के साथ राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मंगलवार को सदर अस्पताल गुमला के सभागार में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के 11 प्रखंडों से 4 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और 1 एसटीएस सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर ने भाग लिया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य
युवाओं को तंबाकू और नशे की लत से मुक्त करना, शैक्षणिक संस्थानों, स्कूलों व कॉलेजों के 100 गज के दायरे को लाल रंग से तंबाकू निषेध क्षेत्र घोषित करना और प्रत्येक पंचायत एवं ग्राम को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए प्रेरित करना है। यह विशेष जन अभियान उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देशानुसार 9 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 9 दिसंबर तक यानी 60 दिनों तक जिले भर में संचालित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत जन जागरूकता रैलियां, पोस्टर प्रदर्शनी, दीवार लेखन, नुक्कड़ नाटक, शपथ ग्रहण कार्यक्रम और विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। कार्यक्रम का शुभारंभ सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. अनुपम किशोर ने किया। कार्यक्रम में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डॉ. के मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। डॉ. अनुपम किशोर ने अपने संबोधन में कहा कि तंबाकू का सेवन शरीर के लिए धीमा जहर है, जो कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक और फेफड़ों की बीमारियों जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बनता है। उन्होंने कहा कि यदि हम आज जागरूक नहीं हुए तो हमारी आने वाली पीढ़ी गंभीर स्वास्थ्य संकट से जूझेगी। इसलिए हर व्यक्ति को इस मुहिम से जुड़ना चाहिए। वहीं डॉ. के मिश्रा ने कहा कि तंबाकू सेवन समाज के लिए महामारी की तरह फैल चुका है। इसे समाप्त करने के लिए केवल स्वास्थ्य विभाग नहीं, बल्कि समाज के हर तबके की जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा कि तंबाकू मुक्त समाज तभी संभव है जब हर व्यक्ति स्वयं इसके खिलाफ खड़ा हो और दूसरों को भी इससे दूर रहने के लिए प्रेरित करे। प्रशिक्षण की मुख्य प्रशिक्षक वंदना और सुमन पर्सनैलिटी ने प्रतिभागियों को तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियों, उनके सामाजिक आर्थिक प्रभाव और सरकार द्वारा बनाए गए COTPA एक्ट 2003, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट के नियमों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध है और ऐसा करने वालों के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। प्रशिक्षण के अंत में सभी प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से यह शपथ ली कि वे स्वयं तंबाकू और धूम्रपान से दूर रहेंगे तथा अपने परिवार और समाज को भी इसके सेवन से रोकने का हर संभव प्रयास करेंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी, कर्मचारी, प्रशिक्षक और प्रतिभागी उपस्थित रहे।